देखो इसका फंडामेंटल पहले क्या है, थ्योरी इसकी। सिंगल स्प्रिंग वाले केस में अगर मास कोई एक एम मास लगाओ स्प्रिंग कांस्टेंट के और फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर हो, और इसके ऊपर हम लोग कोई फोर्स एफ लगाए हैं, यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर, कैपिटल एफ, कांस्टेंट फोर्स कैपिटल एफ, और इनिशियल वेलोसिटी इसमें जीरो है, यू इक्वल टू जीरो। बताइए मैक्सिमम एलोंगेशन कितना आएगा यहाँ पर, निकालो इसको जल्दी से। मैक्सिमम एलोंगेशन इस केस में कितना आएगा? इनिशियल स्पीड जीरो है, इनिशियली स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पर भी है, इनिशियल स्पीड जीरो, इनिशियल लेंथ ऑफ स्प्रिंग नॉर्मल, जो अप्लाइड फोर्स है वो कांस्टेंट है। मैक्सिमम एलोंगेशन कितना आएगा इसमें? हाँ जी, 2f/k। तरीका क्या है उसके लिए? एनर्जी वाला, तो उसमें एनर्जी वाला वो वाला प्रिंसिपल यूज कर सकते थे कि वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बराबर चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ एक्सटर्नल फोर्स कौन सा हमारे लिए है? एफ। तो अगर ये एक्स अमाउंट से आगे बढ़ जाए मान लीजिए एलोंगेशन, तो इसका एफ एक्स हो जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव यानी कि फ्रिक्शन यहाँ पर जीरो है। चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में इसको हम चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दोनों कर सकते थे। काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो आएगा, रीजन बीइंग इनिशियल स्पीड जीरो और मैक्सिमम एलोंगेशन पर भी वेलोसिटी जीरो आएगी, तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो सिर्फ स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, तो उसको हाफ के एक्स स्क्वायर कर सकते हो। इससे आ जाएगा आपका आंसर 2f/k। ठीक है, एक्स बराबर 2f/k, मैक्सिमम एलोंगेशन जो आएगी। जबकि f/k पर क्या आएगा इस केस में, अगर बताओ क्या f/k पर क्या आएगा? जैसे 2f/k पे तो आ रहा है कि मैक्सिमम एलोंगेशन होगा तो इसका, मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। मतलब एक्स मैक्स जो आ रहा है वो 2f/k आ रहा है, जहां पर वेलोसिटी जीरो आ रही है। इसके हाफ एलोंगेशन पे चेक करना क्या होगा यार, इसके हाफ एलोंगेशन पे, मतलब जो मैक्सिमम एलोंगेशन है उसका जस्ट हाफ, यानी कि जब एलोंगेशन f/k का रहा होगा उस टाइम स्प्रिंग में क्या फोर्स आएगी, बताओ जल्दी। हाफ, इसका हाफ एलोंगेशन अगर रहे, मतलब एलोंगेशन की वैल्यू f/k रही हो, तो स्प्रिंग वाले फोर्स की जो वैल्यू मिलेगी, फोर्स बाय द स्प्रिंग की एक्स, और हम लोग कह रहे हैं कि एलोंगेशन इसका हाफ लीजिए, 2f/k का हाफ f/k, तो ये पूरी वैल्यू f आएगी, यानी कि स्प्रिंग का फोर्स भी f के बराबर होगा और जो राइट साइड पर फोर्स लगा रहे हैं वो भी f के बराबर होगा। एट दिस टाइम इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही होगी? जीरो। तो क्या ऐसे नहीं कह सकते इसको ऑब्जेक्टिवली, मतलब आगे जो इन दो क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं इन दोनों के लिए, कि मैक्सिमम एलोंगेशन डबल होता है, डबल ऑफ दैट एलोंगेशन एट विच a इक्वल टू जीरो। ऑब्जेक्टिव ट्रिक इसको लगाओगे आप इसमें। मैक्सिमम एलोंगेशन है 2 टाइम्स ऑफ द एलोंगेशन एट विच एक्सेलरेशन विल बी जीरो। maximum elongation is double of that elongation where acceleration is zero. नहीं, जहां पर इनिशियली कोई स्पीड ना हो, रेस्ट से स्टार्ट हुआ। मैं सिर्फ इन, मैंने कहा तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन, ये इसके जैसे एक दो क्वेश्चन और आ जाए मान लो,
बट जो आपका HCV में क्वेश्चन है और जो सामने यहाँ पर क्वेश्चन में एक डिफरेंस भी है। यहाँ पर स्प्रिंग का दूसरा वाला एंड तो फिक्स किया गया है, और उसमें जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर भी एक मास अटैच किया गया। तो वहां पर हम वहां कैसे करेंगे देखो। पहले ये देख लो, सॉल्व एग्जांपल 19 पर कितना कितना मास यूज किया गया बताना जरा आप, दोनों साइड। सॉल्व एग्जांपल 19 में लेफ्ट और राइट साइड पर मासेस कितने, स्मॉल एम और कैपिटल एम, ठीक है। और जो फोर्स लगाई है वो कौन से मास पे लगाई है, कैपिटल एम पर। एक बार नोटिस कर लो कहीं दोनों में से किसी के पास कोई वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। तीसरी लाइन देखो, तीसरी लाइन, इनिशियली द ब्लॉक्स आर एट रेस्ट एंड द स्प्रिंग इज अन। यही कंडीशन चाहिए बस हमें क्वेश्चन में, यही कंडीशन होगी तो हमारा ये मेथड काम करेगा। इनिशियली ब्लॉक्स रेस्ट पे हो और स्प्रिंग अनस्ट्रेच हो। देखो कुछ टाइम के बाद जब इसमें कुछ एलोंगेशन आ चुका होगा तो इसको तरीका देख लो कैसे करना है आपको, ऑब्जेक्टिव करना है, क्योंकि इनका सोल्यूशन भी तुम देख लो बुक में, इन्होंने भी सोल्यूशन तो दिया ही है ना उसका, और काफी अच्छा खासा लंबा सोल्यूशन है। तो आफ्टर एलोंगेशन ऑफ एक्स इस कैपिटल एम पर और कौन सी फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी, कौन सी डायरेक्शन में। तो तो इसका टोटल एक्सेलरेशन कितना आएगा, अगर एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम कैलकुलेट करना हो उस टाइम पर। कैपिटल एफ इधर लगा रहे हो और स्प्रिंग एलोंगेट कर जाएगी तो इधर भी एक फोर्स आ जाएगी के एक्स की, तो माइनस ऑफ के एक्स एंड डिवाइडेड बाय एम। और उस टाइम पर एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम कितना होगा फिर, इस वाले मास का एक्सेलरेशन, तो इसके ऊपर खाली स्प्रिंग की फोर्स आएगी, यहाँ पर आप के एक्स डिवाइडेड बाय एम। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने एक्सेलरेशन को जीरो किया था, इस क्वेश्चन में हम इन दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो करेंगे। रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो करने का मतलब इन दोनों को आप इक्वल कर दें, दोनों के एक्सेलरेशन को आपस में इक्वेट करें, और जो वैल्यू इससे एक्स की आएगी उसका डबल कर दीजिए, वो मैक्सिमम एलोंगेशन डायरेक्टली मिल जाएगा। तय करके देखो एक बार। सिंगल ब्लॉक वाले क्वेश्चन में सिंगल ब्लॉक वाले में एक्सेलरेशन जीरो करेंगे, डबल ब्लॉक वाले में मतलब जब दोनों साइड ब्लॉक हैं तो हम ये कह रहे हैं कि जिस एलोंगेशन पर इन दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा उसकी डबल एलोंगेशन मैक्सिमम एलोंगेशन। और रिलेटिव एक्सेलरेशन तभी जीरो हो सकता है जब दोनों के एक्सेलरेशन की वैल्यू आपस में बराबर आए। ये सबसे फास्ट मेथड है आंसर को लाने का, सबसे छोटा तरीका भी यही है क्वेश्चन सॉल्व करने का। इसको एक करके बताओ। इस पॉइंट को ना हाईलाइट करके लिख लेना कहीं पर, मतलब फायदा नहीं है कोई। जो वेलोसिटी वाले क्वेश्चन थे जिसमें वेलोसिटी दिया गया था उसमें रिड्यूस मास वाला कंसेप्ट लगाओ, और जिसमें वेलोसिटी नहीं है फोर्स है उसके अंदर ये वाला कंसेप्ट कि दोनों के एक्सेलरेशन को बराबर करके उसका डबल कर देंगे। तो जरा इन दोनों को इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकालो, जो वैल्यू एक्स की आ रही है उसको डबल कर लीजिए और वेरीफाई कर लो आंसर जरा बुक से। आराम सर, और मुश्किल से 2 से 3 लाइनों का क्वेश्चन है हमारा।
और एक्चुअल में ये कोई ट्रिक नहीं है, मतलब ये सब प्रॉपर्टी ऑफ एसएचएम की प्रॉपर्टीज हैं, इन्होंने गलत जगह पे क्वेश्चन दे रखा है। ये सारे क्वेश्चन होने चाहिए थे एसएचएम के चैप्टर में, वो ऑलरेडी पहले दे दिए। जो भी आंसर आया तुम्हारा वास्तु जी, नहीं, इन दोनों को इक्वल करोगे, जब इक्वल करके एक्स की जो वैल्यू निकालोगे उसको डबल भी करना बात, वो मैक्सिमम एलोंगेशन आएगा। नहीं आंसर, तो जल्दी से वो भी कर लो, 51 वाला भी निपटाओ, उसको भी 51 वाला क्वेश्चन निपटाओ। क्वेश्चन नंबर 51 में M1 M2 दो मासेस है। स्पीड रहा है थोड़ी, स्पीड मैं फिर कह रहा हूँ, जब एक ऑब्जेक्टिव मेथड से कर रहे हो तो स्पीड होनी चाहिए उसमें। इसमें किस पे फोर्स लगाए गए? 51 वाले क्वेश्चन में बुक में पढ़ के देखो, दोनों में। दोनों में सेम डायरेक्शन में लगाए गए कि अपोजिट डायरेक्शन में लगाए गए? ये सब पढ़ने की आदत डाली। अपोजिट। अपोजिट है, तो ये सब रीड करने की हैबिट, दोनों को अपोजिट पुल कर रहे हैं। अब यही चीज कि आफ्टर एलोंगेशन ऑफ एक्स, अब बताइए एक्सेलरेशन ऑफ M1 क्या लिखोगे? F माइनस के एक्स अपॉन कौन सी डायरेक्शन में? अगर आप F माइनस के एक्स कर रहे हो, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में हुआ? राइट साइड। और एक्सेलरेशन ऑफ M2, ध्यान ये दोनों को बराबर होना है, और बराबर सिर्फ मैग्नीट्यूड में ही नहीं, डायरेक्शन में भी होना है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो करना है तो दोनों का सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो अगर M1 की एक्सेलरेशन राइट साइड मानी गई है तो M2 को भी राइट साइड एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर F माइनस के एक्स लिखेंगे या के एक्स माइनस एफ? समझ रहे हो ना आप, क्योंकि इसको भी राइट साइड चाहिए मेरे को, ये भी राइट साइड चाहिए, ये भी राइट साइड। तो कैपिटल F तो लेफ्ट साइड पे है, ये राइट साइड तभी एक्सेलरेट कर सकता है जब एलोंगेट होने के बाद स्प्रिंग वाली फोर्स कैपिटल F से ज्यादा हो जाए। तो इसके लिए हम लिखेंगे के एक्स माइनस एफ। अगर आपने गलती से F माइनस के एक्स कर दिया तो आंसर ही नहीं आएगा। और ये लॉजिक समझिएगा, के एक्स माइनस एफ इसलिए किया है क्योंकि अब क्या होगा, दोनों ही राइट साइड एक्सेलरेट हो रहे हैं, और अब दोनों को आपस में इक्वल कर दो। ये दोनों आपस में इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकालिए, एंड देन उसको फिर से डबल कर दी। तो मैक्सिमम एलोंगेशन वाले केसेस हमारे कंप्लीट हो गए यार, वेलोसिटी वाले भी और फोर्स वाले भी। मतलब इनको ऐसे इक्वेट करो आप, F माइनस के एक्स बाई M1 बराबर के एक्स माइनस एफ बाई M2। जो भी x की वैल्यू मिलेगी उसका डबल करने, उसको फाइनली डबल कर देंगे तो आंसर बन जाएगा। आ जाएगा, पक्का आएगा आंसर। तो सबसे इजीएस्ट तरीका है, सबसे आसान मेथड है, छोटा मेथड है, सबसे आसान मेथड है। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा कोलिजन के बारे में भी डिस्कस किया था ना? क्यों?
पता नहीं होता मेरे ख्याल से कुछ। हमने कहा था कि जो स्प्रिंग का मॉडल हम लोग पढ़ रहे हैं ये कोलिजन में भी काम आता है। इलास्टिक कोलिजन बताया गया था यस सर। एक बार। हाँ, एक बार उसको जल्दी से रिव्यू करो तो इलास्टिक कोलिजन की वन डायमेंशन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। तो उसमें लास्ट क्लास में इसके कुछ पॉइंट्स समझ में आए थे कि क्या क्या हुआ था इसमें। तो एक बेसिक कंसेप्ट निकल के आया था कि जो रिलेटिव स्पीड होती है इसमें, याद आया कुछ यार की बिफोर और रिलेटिव आफ्टर स्पीड कोलिजन Before से और पहले after वाली और कोलिजन collision। के बाद वाली सेम आती थी। जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन में सेम आती थी। तो ये कोई चेंज नहीं आता था इसके अंदर। और उसके अलावा मतलब इसके अलावा और क्या किया गया था उसके अंदर कि मोमेंटम कंजर्व रखा गया था। तो इस पे क्या कर सकते हो ना, इस पे भी कुछ क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो ट्राई, मोमेंटम कंजर्व पे। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, देख लो। हालांकि इस बुक में मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो उसके दिए गए हैं इन इलास्टिक की। तो ये यहाँ से स्टार्ट करो आप। क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। ठीक है। और इधर देखना बता रहे, और क्वेश्चन बता रहे आपको 56, क्वेश्चन नंबर 56। देन आपको करना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58, 58, 59। इतने हैं, मतलब ये सारे कोलिजन वाले क्वेश्चन हैं। तो अभी देखो, क्योंकि हमने सिर्फ इलास्टिक कोलिजन पढ़ा है तो इलास्टिक वाले क्वेश्चन यहाँ पर हैं। 59 देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, 59 यार, क्वेश्चन नंबर 59 है, बहुत आसान क्वेश्चन। और सिर्फ ये दो प्रिंसिपल्स यूज करने में, मतलब एक तो रिलेटिव स्पीड चेंज नहीं होती है, बट यहाँ पर मैं अगेन रिपीट कर दूंगा, रिलेटिव स्पीड जब भी मैं बार बार बोलता हूँ तो ये कोलिजन से जस्ट पहले वाली है। और इसी स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। जो इसमें वेलोसिटी गिवन है फिगर में देखो अगर आप, तो ये लोग हाँ, मतलब गलतियां क्या हो जाती है हम लोगों से, गलती ये हो जाती है कि फॉर्मूला तो पता होता है इसमें स्पीड दी गई है 59 में 2 किलोग्राम की एक स्पीड गिवन है, बट क्या ये वो स्पीड है जो कोलिजन के जस्ट पहले है? तो आप बुक नहीं है बच्चे? हाँ, देखो अभी जो 2 किलो बुक में देखो आप, जो 2 किलोग्राम है वो 4 किलोग्राम वाले से कितना दूर है? 16 सेंटीमीटर। और सरफेस पे फ्रिक्शन भी है, सरफेस में फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन है 16 सेंटीमीटर दूर है अभी। तो वो 16 सेंटीमीटर जब चलेंगे तो क्या वेलोसिटी मेंटेन रहेगी हमारी? हाँ, तो अपने आप ये हिंट मिल जाती है कि पहले मुझे 16 सेंटीमीटर चलने के बाद जो वेलोसिटी आएगी पहले वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोलिजन के अंदर जिस वेलोसिटी को यूज करना है वो जस्ट बिफोर कोलिजन चाहिए आपको। समझ रहे हो? तो पहले वो पार्ट करो आप, ये 2 किलोग्राम वाले का मतलब खुद अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा कि यार अब क्या करना है, इसके बाद कौन सा स्टेप होना चाहिए। इस में 1 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है, 4 किलोग्राम वाला इसका वेट कर रहा है कोलाइड करने के लिए। अब वो कैसे निकालेंगे यार, कि मतलब ये 2 किलोग्राम जब 4 किलोग्राम से कोलाइड करने वाला होगा तो उसके जस्ट पहले क्या स्पीड होगी उसकी? वी स्क्वायर मतलब बाय इसको कुछ तो वी क्या मान ले तो करेंगे? ये कैसे निकालेंगे? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। माइनस टू एस। अब इसमें आप काइनेमेटिक्स लगाओ चाहे एनर्जी मेथड लगाओ, जो आपको चाहिए। चॉइस हम लोग की होती है कि इसमें हम चाहे तो न्यूटन लॉ काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हैं, या वही जो
वर्क बाय नॉन कंजर्वेटिव बराबर चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी वो लगा सकते हैं। नीड समझ में आ रही है इस पार्ट की, मतलब ये स्टेप करने की वजह क्या है मेरी, ये जो हम काम कर रहे हैं ये इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमें वो वेलोसिटी मिल जाए जो कोलिजन के जस्ट पहले आई है। तो ये उसी से निकाल लो यार, वर्क बाय द फ्रिक्शन जो कि माइनस म्यू इंटू एम जी फ्रिक्शन होगा, इंटू जो डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर, और इट शुड बी चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये ज्यादा कन्वीनियंट मेथड लगता है मेरे को, मतलब वर्क मेथड ज्यादा आसान होता है एक्चुअली। कितना नहीं जल्दी करोगे तो इसमें निकाल लोगे, इसमें वी फटाफट निकाल लो। और ज्यादातर कोलिजन के क्वेश्चन में बात मानो, चाहे वो एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल करो चाहे आप मेंस का करो, ज्यादातर कोलिजन वाले क्वेश्चंस में वर्क एनर्जी मिक्स होगा, गारंटीड है। वी आ जाएगा इससे, ठीक। अब इसका काम खत्म, अब इन दोनों में कोलिजन वाला क्वेश्चन आ गया। तो अब इसमें दो बेसिक रूल, मोमेंटम कंजर्वेशन और रिलेटिव स्पीड में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो अब आपका एक 2 किलोग्राम का मास है जिसकी वेलोसिटी वी जो भी यहाँ से कैलकुलेट होकर के आएगी 0.6 आ रही है, 0.6, तो वी इक्वल टू 0.6, ठीक है। और दूसरा वाला रेस्ट पे था। अब ये कोलिजन के बाद मान लेते हैं कि 2 किलोग्राम वाले की V1 वेलोसिटी हो जाएगी और 4 किलोग्राम वाले की V2। तो फटाफट दो इक्वेशंस बनाएंगे यार इसमें, कि एक तो मोमेंटम कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम, बट कोलिजन से भी कितना पहले वाला, जस्ट पहले वाला, तो जस्ट पहले वाला मोमेंटम 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.6। एग्जाम प्रेशर में ये गलती हो जाती है, बहुत लोगों से गलतियां हुई हैं, वो ये वाले मोमेंटम को कंजर्व कर देते हैं। और कोलिजन के बाद 2 इंटू V1 प्लस 4 इंटू V2, V1 V2 कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज मानी गई है। कोलिजन से पहले रिलेटिव स्पीड निकालें अगर, रिलेटिव स्पीड कोलिजन से पहले, तो 2 किलोग्राम की स्पीड 0.6 है, 4 किलोग्राम की जीरो स्पीड है, रिलेटिव स्पीड हो गई 0.6 की। कोलिजन के बाद रिलेटिव स्पीड निकालें अगर, इसमें भी गलती होती है, बहुत केयरफुली चलना होता है कि ये V1 माइनस V2 होगा या फिर V2 माइनस V1 होगा, नहीं होगा भाई। आप 2 किलोग्राम ने 4 किलोग्राम को कोलाइड कर दिया ना, कैरम का एग्जांपल लीजिए, कैरम वाला एग्जांपल, स्ट्राइकर आपने मारा, तो स्ट्राइकर से जिस गोटी को आपने मारा होगा उसके बाद कौन तेज चलेगा, तो फिर यही तेज चलेगा। रिलेटिव स्पीड है, पॉजिटिव आना चाहिए, इट शुड बी V2 माइनस V1। उधर 4 माइनस 2 होगा, उल्टा होता है, क्योंकि याद करिए जब डेरिवेशन किया गया था तो रिलेटिव वेलोसिटी में माइनस का फर्क आ गया था। अगर कोलिजन से पहले आप 2 विथ रिस्पेक्ट टू 4 कर रहे हो तो कोलिजन के बाद 4 विथ रिस्पेक्ट टू 2 लिखिए, उल्टा लिखिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि कोलिजन से पहले भी स्ट्राइकर फास्ट चलेगा और कोलिजन के बाद भी स्ट्राइकर ही फास्ट चलेगा, क्योंकि अगर ये फास्ट होगा 2 किलोग्राम फास्ट होगा तो फिर तो ये 4 किलोग्राम आगे चल रहा है, 2 किलोग्राम उसके पीछे उससे फास्ट चल रहा है, फिर कोलाइड कर देगा वो। बोला लगाओ लॉजिक। एक कार का एग्जांपल ले लो, एक कार पार्किंग में खड़ी है, दूसरी कार ने आई पीछे से टक्कर मारी उसको, टक्कर लगते ही कौन सी कार तेज चलेगी, तो इसीलिए बार बार रिलेटिव स्पीड, इससे बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखो, कभी न्यूमेरिकल नहीं गलत होगा आपका, बस ये V1 V2 सॉल्व कर ले। हालांकि मुझे V1 V2 नहीं सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन में कुछ और भी निकालना है, क्योंकि अब जो वेलोसिटीज इनकी आई हैं V1 V2 है ना, ये जो वेलोसिटीज आई हैं इनकी V1 एंड V2, ठीक है, क्या ये इस वेलोसिटी को मेंटेन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चलेंगे ऑन अ रफ सरफेस,
तो फिर ये कुछ डिस्टेंस चलने के बाद क्या कर जाएंगे, स्टॉप। वो डिस्टेंस हम निकालनी है फिर। तो फिर एनर्जी वाले मेथड से आएगा या काइनेमेटिक्स वाले मेथड से ला सकते हैं। इसको बाद में कर लेना, अपनी जगह छोड़ दो। इसमें एक डिस्कशन करना था मेरे को, पॉइंट एक डिस्कशन का ये था कि ये क्यों हमने कहा है, या थ्योरी में ऐसा क्यों कहा जाता है, हमने क्या मतलब थ्योरी में ऐसा क्यों कहा जाता है कि जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर कोलिजन में वेलोसिटीज यूज करें आप। क्या रीजन है इसका? अगर हम 1 मीटर पर सेकंड यूज करते तो प्रॉब्लम क्या होती है हमारे लिए? क्यों कम हो जाएगी? तो क्या जब कोलिजन होगा उस समय फ्रिक्शन नहीं होगा? तो उस समय भी तो फ्रिक्शन होगा ना, तो क्या उस समय? हाँ, क्यों नहीं, तो हमेशा लगता रहेगा, चल तो रहे ना वो। सरफेस के ऊपर आप स्लाइड तो कर ही रहे हो। तो जब कोलिजन नहीं हुआ तो भी फ्रिक्शन फोर्स लग रही थी, कोलिजन हुआ है तो भी फ्रिक्शन फोर्स काम कर रही है। और एक और बात समझिए, अब थोड़ा सा डीप में जाते हैं इस क्वेश्चन के कि भाई मोमेंट, हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर में आपको बताया था कि इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स कैसे देखे जाते हैं। ये बताया गया था इंटरनल फोर्स देखने का तरीका और एक्सटर्नल फोर्स देखने का तरीका। तो हमने कहा था कि अगर सारा कुछ सिस्टम मान लो आप तो सब इंटरनल है, और नहीं तो अब यहाँ पर हम सिस्टम किसको किसको मान लें, हम किसको किसको सिस्टम मान लें यहाँ पर? 2 kg को और 4 kg को, और जो सरफेस रखा है सर, जिस सरफेस पे ये स्लाइड कर रहे हो उसको भी सिस्टम मानना है। चलिए, तो अगर उसको भी सिस्टम मानोगे आप, पक्का देख लो आप, अगर फ्लोर को भी सिस्टम कह रहे हो तो अब इसमें एक्सटर्नल फोर्स कौन सा बचा आपके पास? फ्लोर मतलब अर्थ हो गया, फ्लोर मतलब बेसिकली अर्थ पे तो है, तो फ्लोर मतलब अर्थ को भी सिस्टम मान लिया आपने। चलिए, अब बताइए 2 kg 4 kg अर्थ सब सिस्टम मान लिया, अब बताओ अब इसमें एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन इस केस में इंटरनल हुआ एक्सटर्नल हुआ? तो हम कहेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गई। और यही मोमेंटम के कंजर्वेशन का थ्योरी है। लेकिन जब आप सिस्टम चूज करोगे तो ये ऐसा नहीं है कि अपने मन के हिसाब से जितना बड़ा सिस्टम चाहे उतना बड़ा सिस्टम चूज कर लें। करने को कर सकते हो आप, सिस्टम में 10 पार्टिकल चूज करने हैं, 10 कर। फिर आपको जब मोमेंटम कंजर्व करोगे तो फिर सबके मोमेंटम लिखने पड़ेंगे। आपको मोमेंटम 2 kg का भी लिखना पड़ेगा, मोमेंटम ऑफ 4 kg का भी लिखना पड़ेगा, और मोमेंटम ऑफ फ्लोर का भी लिखना पड़ेगा, यानी कि अर्थ का भी लिखना पड़ेगा। और तब इसको जाकर के कंजर्व करा सकते हो। मोमेंटम कंजर्व करने वाले क्वेश्चंस में सिस्टम की जो चॉइस होती है हमारी, उसमें हम नॉर्मली अर्थ को कंसिडर नहीं करते हैं। रीजन बीइंग कि अगर हमने अर्थ को भी सिस्टम का पार्ट माना होगा तो हमें अर्थ का भी मोमेंटम लिखना पड़ेगा, जो कि हम लिख नहीं सकते। रीजन क्यों नहीं लिख सकते? दो चीजें, मास ऑफ अर्थ का कुछ आइडिया नहीं हमें, मास ऑफ अर्थ का कुछ पता नहीं। दूसरा, हमें ये भी नहीं पता कि अर्थ की वेलोसिटी कितनी है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई अर्थ की वेलोसिटी तो काफी मतलब बहुत नेग्लिजिबल टाइप की होती है, लेकिन मास तो बहुत बड़ा होता है। तो मोमेंटम में मास इंटू वेलोसिटी का टर्म आता है। तो क्या मैथमेटिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मास की वैल्यू 10⁻⁶ के ऑर्डर की हो और वेलोसिटी की वैल्यू 10⁻⁻⁴ में भी हो, बहुत छोटी वेलोसिटी हो, बावजूद उसके मोमेंटम मोमेंटम की एक सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रही है? पहले में नहीं हटा पाएंगे। इसलिए नहीं हटा पाओगे आप क्योंकि बहुत सारी चीजें हम अपने दिमाग से हटा रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने इसे 2 किलोग्राम के ऊपर फ्रिक्शन दिखाया, बैकवर्ड 2 किलोग्राम पर बैकवर्ड फ्रिक्शन दिखाया, न्यूटन की थर्ड लॉ यूज करिए। क्या इस फ्रिक्शन का रिएक्शन ग्राउंड के ऊपर नहीं लग रहा होगा? अब ये सब थ्योरी के लेवल पे चल रहा है, तो जो फ्रिक्शन ग्राउंड पे लगेगा, इस फ्रिक्शन की वजह से ग्राउंड की स्पीड बदल जाएगी। अब लेकिन फिर ये डाइजेस्ट नहीं होता जल्दी,
ये डाइजेस्ट इसलिए नहीं होता कि यार ग्राउंड इतना बड़ा है, इतना मास उसका इतना ज्यादा है, क्या हो जाएगा, नेग्लेजिबल होगा। नहीं, क्या नेग्लेजिबल होगा, इस स्पीड में चेंज नेग्लेजिबल आएगा ना, मोमेंटम में चेंज नेग्लेजिबल नहीं आएगा। फिर वही बात है, यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर कोई चीज बदलेगी, यहाँ पर थोड़ी सी भी चीज बदलेगी तो उसमें मास इतना बड़ा यूज कर रहे हो आप कि मोमेंटम में सिग्निफिकेंट वैल्यू का चेंज आएगा। इसीलिए मोमेंटम कंजर्व, वर्क एनर्जी पावर में आप अर्थ को सिस्टम मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोमेंटम कंजर्वेशन में अर्थ को सिस्टम के बाहर रखिए, और जब अर्थ को सिस्टम के बाहर रखेंगे तो ये जो फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है, ये कौन सी टाइप का फोर्स माना जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स माना जाएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स अब जीरो नहीं रहा है यहाँ पर, तो क्या ऐसी कंडीशन में भी मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, नहीं करा सकते। इसीलिए हमने क्या किया, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर का जो इंटरवल लिया, वो इंटरवल इतना छोटा है। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी, फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम इज डिफाइंड एज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो अगर हम अपना टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी, टाइम ड्यूरेशन को ऑलमोस्ट निल कर दे, लगभग जीरो के बराबर ले जाए इसको, और फोर्स भी आपका ऑलमोस्ट, मतलब बड़ा फोर्स ना हो, कोई छोटी फोर्स हो, कोई एक स्मॉल फोर्स आ रही हो कोई, तो फोर्स भी स्मॉल हो, टाइम भी स्मॉल हो, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू बहुत बड़ी आएगी या फिर नेग्लिजिबल वैल्यू आएगी, प्रोडक्ट ऑफ टू वेरी वेरी स्मॉल वैल्यूज। समझ पा रहे हो? तो हमारा रीजन क्या था कि अगर हम जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन के यूज करेंगे तो टाइम इंटरवल इतना छोटा होगा उस टाइम पर कि उस छोटे से टाइम इंटरवल में फ्रिक्शन, जो कि एक्सटर्नल फोर्स है, उसकी वजह से जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और उसको नेग्लेक्ट करके मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो कर सकते हैं। ये आसान पॉइंट नहीं डिस्कस हो रहा है, बता रहे हैं व्हाट, ये जो क्वेश्चन है 59 वाला, ये ऐसे तो आप तो कर ले जाओगे, मतलब आइडियली अगर बात की जाए कि आइडियली मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व है कि नहीं, तो हम ये कहेंगे कि नहीं, आइडियली मोमेंटम कंजर्व नहीं। इसको ध्यान रखिए, मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चन में कभी भी ग्राउंड को सिस्टम का पार्ट नहीं मानना, वरना दिक्कत ये होगी कि हम मोमेंटम नहीं लिख पाएंगे उसका, और मोमेंटम नेग्लेक्ट कर भी नहीं सकते हो आप अर्थ की वेलोसिटी नेग्लेक्ट कर सकते हो, मोमेंटम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और एनर्जी वाले मेथड्स में अर्थ को सिस्टम मानने से क्या फायदा हुआ था हमें, तो देखिए एक फॉर्मूला नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, ये तो जानते होगे ना आप। तो अगर हम अर्थ के केस में मोमेंटम को नेग्लेक्ट कर नहीं सकते, बट मास बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसको नहीं नेग्लेक्ट कर सकते, इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू को बहुत बड़े मास से जब डिवाइड कर दोगे आप, एनर्जी तो नेग्लेक्ट कर सकते हो ना। इसीलिए वर्क एनर्जी के क्वेश्चन में अर्थ को सिस्टम ले भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोमेंटम में कभी ये गलती ना करिएगा। अब फिर क्वेश्चन ये उठ रहा है कि अगर हम अर्थ को सिस्टम के बाहर रख देते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स एज एक्सटर्नल फोर्स काम करने लगा, तो उसकी प्रेजेंस में मोमेंटम कंजर्व नहीं हो सकता। तो हमने अप्रोक्सीमेशन यूज कर लिया कि हम एक टाइम इंटरवल को इतना छोटा कर देते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से जो मोमेंटम चेंज हो वो नेग्लिजिबली चेंज हो, और हम अप्रोक्सीमेशन यूज करके मोमेंटम को क्या कर सकते हो, कंजर्व। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर रहिएगा। दो पार्टिकल्स हवा में कोलाइड कर जाए, सुनिए, दो पार्टिकल्स हवा में कोलाइड कर जाए तो यहाँ एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है कोई,
उनके क्या दिक्कत है? अर्थ को सिस्टम में नहीं लेना, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, अर्थ को सिस्टम में नहीं रखना, इस बात को ध्यान रखिएगा। मोमेंटम के क्वेश्चन में अर्थ को सिस्टम में नहीं लेंगे। अब बताओ, दो पार्टिकल अगर हवा में कोलाइड कर रहे हैं, ग्रेविटी की फोर्स लगेगी, इंटरनल मानोगे एक्सटर्नल मानोगे? तो थ्योरी के हिसाब से मोमेंटम कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी की एक्सटर्नल फोर्स है वहां पर। फिर भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं और हम उसमें मोमेंटम कंजर्व करवाते भी हैं बल्कि। तो उसका भी सेम रीजन दोगे आप कि जस्ट बिफोर द कोलिजन, जस्ट आफ्टर द कोलिजन के टाइम पर ड्यूरेशन इतना स्मॉल होगा कि ग्रेविटी को हम उस छोटे से ड्यूरेशन के लिए अवॉइड कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब जरा 58 क्वेश्चन देखो, लिखते हो पहले आप 58। फिफ्टी एट क्वेश्चन में फिफ्टी एट देखो जरा, इसमें भी दो मासेस हैं, ए और बी। मैं फिर कह रहा हूँ आप इसको इस नज़र से मत देखना कि मेरा आंसर आ जाएगा, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है दोनों। इसमें ए के नीचे वाले सरफेस के बारे में देखिए क्या लिखा है उसमें, बुक में लिखा है सरफेस जो ए का है, तो ये यहाँ तो फ्रिक्शन नहीं है लेकिन उधर फ्रिक्शन है। तो ये तो 10 मीटर पर से सही चलता रहेगा, अगर फ्रिक्शन है ही नहीं तो जब तक कोलाइड ना हो तब तक इससे चलेगा वो। ठीक है, इसमें भी तो जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो जब ये इसको कोलाइड करेगा तो इसके अंदर कुछ वेलोसिटी आएगी, जब कुछ वेलोसिटी आएगी तो स्लाइडिंग हो जाएगी, इसकी स्लाइडिंग हो जाएगी तो फ्रिक्शन लगने लगेगा बैकवर्ड। तो क्या फ्रिक्शन के लगते रहने, मतलब फ्रिक्शन के लगने के बावजूद मोमेंटम कंजर्व कराएं? तो फिर हमारा आंसर होगा कि यस, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर में कंजर्व करा सकते हैं। मतलब जितने टाइम में कोलिजन हो रहा है उतने टाइम में फ्रिक्शन को हम एक तरीके से नेग्लेक्ट कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं कि फ्रिक्शन है वहां पर। अब करो, इसको कैसे करोगे? पहला पार्ट करिए इलास्टिक कोलिजन वाला। इसमें सोचो नहीं, बस एक पहला काम तो कर ही डालिए, आपकी कोलिजन के बाद की वेलोसिटी निकालिए। वेलोसिटी निकाल ली कोलिजन के बाद वाली। तो ये कोलिजन से पहले है, अब इसमें जस्ट बिफोर लो चाहे लॉन्ग टाइम बिफोर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस केस में इसलिए नहीं फर्क पड़ रहा है क्योंकि जो ए है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चल रहा है, तो वो
जस्ट बिफोर भी इसी स्पीड पर होगा, जस्ट आफ्टर में मान लेते हैं ये आपका v2 से चलने लगा, ये v1 से, तो एक तो रिलेटिव स्पीड वाली इक्वेशन 10 बराबर v2 माइनस v1, फर्स्ट इक्वेशन रिलेटिव स्पीड, और दूसरी मोमेंटम कंजर्वेशन की मास m मान लेते हैं, तो मास m मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी 10, बाद में m इंटू वी1 प्लस m इंटू वी2। ये पोर्शन आसान होता है यार भाई, ये स्टेप क्वेश्चन का इतना पार्ट तो काफी आसान होता है, इससे v1 v2 निकाल सकते हैं। इनफैक्ट जो v2 आएगा वो 10 आएगा, v1 की वैल्यू 0 आएगी, है ना। वो एक प्रॉपर्टी भी होती है, क्योंकि दो, हाँ हाँ, वो प्रॉपर्टी अगर पता होती कि सेम मास के बीच में जब इलास्टिक कोलिजन करवाते हो तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। तो 10 वाला इसके पास हो जाएगा, 0 इसके पास आ जाएगा, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी व्हेन द मासेस आर सेम, इलास्टिक कोलिजन प्रॉपर्टी होती है। खैर, तो सॉल्व करके v2 की वैल्यू 10 आ गई। उसके बाद क्योंकि जो b है वो फ्रिक्शन के, मतलब उसके नीचे फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये कुछ डिस्टेंस जाने के बाद स्टॉप भी करेगा। वो स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के लिए अगेन फ्रिक्शन का वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक है। जितना कोशिश करोगे कि वर्क मेथड से क्वेश्चन करें, जितना कोशिश करोगे कि मोमेंटम वाला मेथड लगाएं, जल्दी जल्दी होंगे क्वेश्चन। और सबसे मजेदार ये क्वेश्चन है 56 वाला, एक बार देखो। फिफ्टी सिक्स देखो तो बताएं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिफ्टी सिक्स देखो, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। कितना कितना मास है लेफ्ट राइट पे, इधर है में। पहला पार्ट तो आप ये बताओ कि कोलाइड होने से जस्ट पहले ये कितनी स्पीड पर होंगे। तो ये हम वर्क मेथड, अभी तक तो ये समझ आ जाना चाहिए भाई कि वर्क और मोमेंटम दो ही मेथड घूम फिर के लगने हैं और कुछ नहीं करना। लगाओ क्या स्पीड आएगी अगर ये एल डिस्टेंस रेस्ट पे छोड़ रहे हो,
चाहे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर लो, चाहे जैसे भी कर लो, क्या स्पीड आएगी यहाँ पर? √2gl। और उधर वाले साइड पर सेम ही आएगी। तो एक और बात समझ में आ रही है कि यानी कि आंसर मास पे तो डिपेंड कर नहीं रहा आपका कि मास m और 2m, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये तो जस्ट बिफोर कोलिजन हुआ। अब कोलिजन के बाद इन दोनों के कुछ वेलोसिटीज बदल जाएंगी। m और 2m जब आपस में कोलाइड करेंगे उसके बाद। तो अब ये मान लेंगे कि जो m और 2m है कोलिजन के बाद की बात करें, देखिए तो m वाले की v1 वेलोसिटी लेफ्ट और 2m वाले की v2 वेलोसिटी राइट। इक्वेशन बताओ तो क्या लिखोगे? रिलेटिव स्पीड वाली इक्वेशन बताओ, क्योंकि सबसे ज्यादा डर इसी में है, ये गलत ना बन जाए कहीं। क्या है भाई पहले वाले रिलेटिव स्पीड? दोनों अपोजिट साइड पर ऐसे चल रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे। तो √2gl प्लस √2gl यानी कि 2√2gl रिलेटिव स्पीड, और बाद में भी अपोजिट जा रहे हैं v1 प्लस v2, एक इक्वेशन। बाकी दूसरी इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन की। मतलब नाम का ही क्वेश्चन मोमेंटम चैप्टर में है, ऐसा वर्क एनर्जी पावर का। वो इक्वेशन कैसे बनेगी मोमेंटम वाली जब बनाएंगे तो m इंटू √2gl ये वेलोसिटी। मोमेंटम वाले में भी सबको सिंपली ऐड करते चले जाए, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम राइट साइड पॉजिटिव वेलोसिटी मानते हैं तो फिर लेफ्ट साइड, तो इसका मोमेंटम प्लस में लिख रहे हैं तो इसका मोमेंटम माइनस में लिखेंगे फिर। तो -2m, मतलब जो भी चीजें राइट साइड पे होंगी वो पॉजिटिव मानी जाएगी, जो लेफ्ट साइड की होंगी वो नेगेटिव मानी जाएगी। अब ये v1 लेफ्ट हो गया तो इसको माइनस में लिखेंगे, -m(v1). v2 राइट साइड है तो 2m है v2। ये सेकंड इक्वेशन, v1 v2 निकालने पड़ेंगे इससे साइमल्टेनियस इक्वेशन से। ठीक है, थ्रू साइमल्टेनियस इक्वेशन v1 v2 की वैल्यू निकल गई। कितना आ रहा है v2? तो √2gl, ये 3 रूट के अंदर है, बाहर है। अच्छा, तो v2 की वैल्यू आ रही है √2gl बाय 3, और v1 की वैल्यू देखें 5√2gl बाय 3। तो 5 मतलब उसको 25 रुपये अंदर कर देते ना, √50gl बाय 9 कर देते हैं अंदर, और इसको भी ठीक है। अब फिर एक बार वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन आ गया। √50gl बाय 9 है, 50/9 मतलब क्या ये पूरा टर्म √5gl से ज्यादा है? क्या मैं देखूं 50/9 यस सर। ज्यादा है √5। तो अगर √5gl से ज्यादा वेलोसिटी मिल गई आपको यहाँ पर, तो इधर वाला पार्टिकल तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी अब? 12। ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास वेलोसिटी इनसफिशिएंट आ रही है। तो ये किसी सर्टेन हाइट पे जा करके स्टॉप कर जाएगा, ये एज अ पेंडुलम आएगा।
ऑसिलेट करता रहेगा, कुछ हाइट पे जा करके स्टॉप कर जाएगा, और ये हाइट निकालने के लिए फिर एनर्जी कंजर्वेशन, एक बार फिर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको सिर्फ एनर्जी चाहिए। इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसमें तो √5 GL से ज्यादा है, इसलिए डायरेक्टली बता दोगे। √5 GL से ज्यादा वेलोसिटी है, इसलिए डायरेक्टली कहेंगे कि ये पूरा सर्कुलर मोशन करेगा, इसकी मैक्सिमम हाइट 12 के बराबर जाएगी। दूसरे वाले पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना होगा। तो उसको एच हाइट मान लो कि ये एच हाइट तक गया, mgh है, मतलब 2m इंटू जी एच बराबर हाफ है 2m इंटू उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर। इससे ये हाइट निकाल सकते हैं कितनी हाइट तक जाता है, इतना ही क्वेश्चन करना। तो इसमें कोलिजन का क्वेश्चन नहीं है भाई, ये कोलिजन का पार्ट मुश्किल से थोड़ा सा था, समझ रहे कहाँ। अगर परसेंटेज देखा जाए तो कोलिजन का 20% पार्ट है खाली इसमें, रेस्ट पूरा एनर्जी का ही। ठीक है, इसको देखो, देख दूसरा वाला पार्ट जो है 1 डायमेंशन हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन अगर बात करी जाए, तो कुल मिलाकर 3 तरीके के कोलिजन्स होते हैं जनरली, तीनों का कॉमन थ्योरी है, एक इलास्टिक, एक इन इलास्टिक, और एक होता है 1 डायमेंशन हेड ऑन, पार्शियली इलास्टिक पार्शियली इन इलास्टिक। है ना, इसमें इसमें क्या कहा गया था अभी, इसकी थ्योरी में कहा गया कि जो रिलेटिव स्पीड थी आपकी, रिलेटिव स्पीड कोलिजन से पहले वाली, रिलेटिव स्पीड आफ्टर द कोलिजन इज सेम एज द रिलेटिव स्पीड बिफोर द कोलिजन। अब ये अंडरस्टूड है यार, ये आफ्टर बिफोर मतलब जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर, ये अंडरस्टूड है। इन इलास्टिक में अंदर ये बोलते हो आप कि जो रिलेटिव स्पीड कोलिजन से बाद आएगी, रिलेटिव स्पीड कोलिजन के बाद वाली वो 0 के बराबर है, और इसके अंदर बोलते हो कि जो रिलेटिव स्पीड है कोलिजन से बाद वाली वो 0 तो नहीं होगी, बट लेस देन रिलेटिव स्पीड बिफोर द कोलिजन। ये 3 केसेस हैं, बाकी मोमेंटम तीनों में ही कंजर्व कर रहे हैं, इन ऑल 3 मोमेंटम इज कंजर्व। मोमेंटम कंजर्वेशन तीनों में रहेगा, ध्यान रखेंगे इसको। जो क्लासिफिकेशन है वो रिलेटिव स्पीड के बेस पर किया गया है कि रिलेटिव स्पीड अगर उतनी ही मिलती है जितनी पहले थी तो इलास्टिक है, रिलेटिव स्पीड खत्म हो जाती है मतलब, और रिलेटिव स्पीड कोलिजन के बाद 0 कैसे हो सकती है, दो पार्टिकल के बीच में रिलेटिव स्पीड 0 आ जाए,
दोनों पार्टिकल सेम वेलोसिटी पे चल रहे हो, यानी वो स्टिक कर गए होंगे, आपस में स्टिक कर गए होंगे, और ये उससे कुछ कम है, और इनका जो रेशियो बनता है, मतलब जो डिफरेंस वैल्यू आती है, जो रेशियो निकालते हो आप, रिलेटिव स्पीड आफ्टर अपॉन रिलेटिव स्पीड बिफोर, सॉरी, ऊपर आफ्टर वाला है और नीचे बिफोर वाला है, दोनों का जो रिलेटिव स्पीड का रेशियो है, ऑब्वियसली ये 1 से कम आएगा, और इसी को हम स्मॉल ई यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। स्मॉल ई दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कुछ कट हो रही है, स्मॉल ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो तुम्हारे इस बुक में दिया हुआ है हर जगह। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन 31। थर्टी वन वाले में स्टिक टुगेदर मतलब कौन सा कोलिजन हुआ, ही इनइलास्टिक हो गया, और रिमेन्स मोशनलेस तो मोमेंटम कंजर्व करिए। मोमेंटम हर टाइप के कोलिजन में कंजर्व होगा, ध्यान रखिएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। नेचर ऑफ कोलिजन कोई भी रहे, मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा रहेगी। हो जाएगा ये, यानी कि कोलिजन से पहले जो दो बॉडीज कोलाइड हो रही हैं इसमें, 0.5 kg वाली और 1 kg वाली, वे दोनों स्टिक करके अगर रेस्ट पे आ जा रहे हैं, इसका मतलब कोलिजन के बाद जीरो मोमेंटम हो गया। तो कोलिजन से पहले भी जीरो मोमेंटम चाहिए था, वो तभी हो सकता था जब ये 0.5 किलोग्राम की बॉडी का मोमेंटम और 1 किलोग्राम की बॉडी का मोमेंटम एक दूसरे के अपोजिट हो। निकाल लेंगे इसके बाद बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। 32 वाला, 60 kg man skating with this much speed collides with another 40 kg skater at rest and they clinch together। ये भी इनइलास्टिक है, 60 किलोग्राम का 40 किलोग्राम के साथ इनइलास्टिक कोलिजन। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं, सिक्सटी और 40 जो है दो, उनके बीच में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसका ना एक काम करें, बच्चे देखो डेरिवेशन नहीं कर रहे, एक एक काम कर लो, वन डायमेंशन कोलिजन में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का एक रिजल्ट आपको हम डायरेक्टली यूज दे रहे हैं, डिराइव होकर के ये आता ही है। वैसे तो ये आता है हाफ रिड्यूस मास into u1 minus u2 square and times 1 minus e square, इसमें e is coefficient of restitution।
इसको मैं नोट कर लिया, मतलब कुल मिला के कोलिजन की ये 4 थ्योरीज है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी में जब भी कोई क्वेश्चन फंसे इसी से करो आप। डेरिवेशन करवा देंगे थोड़ा नेक्स्ट क्लास में अभी। देखिए इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू 1, इलास्टिक के लिए, इन इलास्टिक में ई की वैल्यू 0। तो आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है। एक एक मास 60 दे रखा है, एक 40 दे रखा है, एक की स्पीड गिवन है वहां पर, और दूसरे वाला रेस्ट पे क्लिंज कर गए, मतलब इन इलास्टिक, ई की वैल्यू 0। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसको जबरदस्ती लंबा ना करें। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का जो भी क्वेश्चन आएगा कोलिजन के टाइम पर, उसको जबरदस्ती हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, ना 2-4 इक्वेशंस बनाएंगे, ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज करेंगे। आएगा आंसर भी। ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ पर भी देखो, 35 देखो, वैसे तो मैं डिराइव कराता हूँ, हर साल डिराइव कराते हैं, लेकिन अभी थोड़ा आज तबीयत भी नहीं सही है, टाइम भी कम चल रहा है। थर्टी फाइव में a ball of mass m moving with velocity v makes head-on collision with identical ball at rest. नहीं, लॉस कितना हुआ इसमें? हाँ, ये थोड़ा समझने में गलती हो जाती है। वो जो 3/4 है वो लॉस दिया है, जो या फिर लॉस 1/4 हुआ। तो लॉस में मतलब लेफ्ट हैंड साइड, 35 क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां देखोगे हाफ एम यू स्क्वायर का 1/4, राइट हैंड साइड पर हाफ, दोनों मास आइडेंटिकल है, m इंटू एम बाई एम प्लस एम। एक u वेलोसिटी से, दूसरा वाला रेस्ट पे था, 1 माइनस ई स्क्वायर। डायरेक्टली फॉर्मूले के अंदर सब वैल्यू पुट करनी है, और देख लीजिए सब कट फुट जाएगा, ई आराम से आ जाता है। कोलिजन में टफ पार्ट आता है जब ऑब्लिक कोलिजन होते हैं एंगल पे, वो डिफिकल्ट होते हैं। वन डायमेंशन कोलिजन तो मतलब काफी इजी माने जाते हैं। तो कितना √2 आ जाएगा सर, 1/√2 है, 1/√2। 36 देखो, इसको बस लास्ट करो जल्दी, 36 वाला, 36। थर्टी सिक्स में तो कह दो ना, बहुत इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है। मैक्सिमम लॉस तो, हाँ मैक्सिमम लॉस के लिए यहाँ पर ई कितना रखोगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा पहला पार्ट। और दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि जो एक्चुअल लॉस है वो अगर मैक्सिमम का आधा हो, तो बताइए ई की क्या। तो पहले मैक्सिमम लॉस निकाल लेते हैं ई को 0 करके, और जो भी मैक्सिमम लॉस आ रहा है उसका हाफ वैल्यू लेफ्ट साइड पर रख करके ई निकालो कितना आएगा, हो जाएगा ये। बहुत इजी, मतलब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में रहे तो अच्छा है। तो अब एक काम करोगे यार, यहाँ से पूरा कंप्लीट कर लेना आप, ये 31 से 37 तक, और उसके बाद ये भी कंप्लीट करने हैं।
ये पेज नंबर 155 पे जाओ, 155 पर 21 एग्जाम्पल 21, एग्जाम्पल 22, एग्जाम्पल 21, एग्जाम्पल 22, ये दो और कर लीजिए। ठीक है, बाकी तो करा देंगे भैया। ठीक है, थैंक यू यार, थैंक यू बच्चे।